हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यदि वो एटम यदि सेम एलिमेंट का है तो वो मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। यदि दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के तो उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको बताइए हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बना होता है और उन पार्टिकल को बोलते हैं हम एटम। और एटम इलेक्ट्रिकली ये जो न्यूट्रल होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये स्टार्टिंग में पता किया गया था कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बाद में पता चला कि इनके ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता। तो एटम के अंदर पाए जाने वाले और छोटे पार्टिकल उनको हम बोलते हैं सब पार्टिकल। सब पार्टिकल में सबसे पहले खोजा गया पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इनकी खोज की गई थी जे थॉमसन द्वारा 1897 के अंदर। ये खोज उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता किया था। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली और उसको वैक्यूम बनाया। उस ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने मेटेलिक बॉडी को करंट पास किया। जो कैथोड था, जो इलेक्ट्रोड कैथोड था, वहाँ से एक प्रकार का बीम निकला और इस बीम के अंदर जो चार्ज थे पता चला कि उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और इसी से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। ये खोज हुई थी 1897 के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और सब पार्टिकल खोजा गया ऑलमोस्ट 20 ईयर लेटर। वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। इन्होंने भी नाइट्रोजन गैस के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई। वहाँ पे एक पार्टिकल रिलीज हुआ और इस रिलीज्ड पार्टिकल पे जो चार्ज मिला था वो था पॉजिटिव और इसका नाम हो गया प्रोटॉन। इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ऑलमोस्ट 20 ईयर लेटर 1917 में हुई थी। इसके बाद एक और पार्टिकल बचता है जो कि है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चैडविक साहब ने इसको खोजा 1932 के अंदर। इन्होंने बेरिलियम मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई। तब उन्होंने यहाँ पे एक और पार्टिकल खोजा जो कि था न्यूट्रॉन और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये थी सब पार्टिकल की एक बार नॉर्मल जानकारी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यदि हमारे इनके मास के बारे में बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत 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 करीब इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इनसे बहुत 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 कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद एक और पार्टिकल खोजा गया प्रोटॉन की खोज होने के बाद एक और पार्टिकल खोजा गया न्यूट्रॉन। इसके बाद जो न्यूक्लियस था वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले खोजा गया पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन को खोजा गया और प्रोटॉन की खोज होने के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो हम कह सकते हैं कि 1932 के अंदर जो एक एटम का न्यूक्लियस अधूरा था वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो सब पार्टिकल है वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ऑलराइट, एक बात और, जो मोस्ट ऑफ द जो मास होता है किसी एटम का, मोस्ट ऑफ द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज वो उनकी न्यूक्लियस में होता है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम और उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटा सा सेंटर में एक जगह होती है किसी भी एटम के, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें रिसाइट होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। पूरी की पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन की है केमिस्ट्री में। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बारे में ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ये जो पाथ बना रखा है ये सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग की बात थी। एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई पार्टिकल हो या फिर कोई बॉडी हो, यदि वो सर्कुलर पाथ में यदि वो रिवॉल्व करेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो पार्टिकल न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं मिला। सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व कर रहा है
चारों तरफ। अभी इसकी डायरेक्शन ये है, अगले मोमेंट इसकी डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, कहने का मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, इनका वेलोसिटी चेंज हो गया। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड पार्टिकल की टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएट होती है। बट इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिला, तो इसका मतलब इसमें कहानी कुछ और है। बाद में पता चला ये सर्कुलर पाथ एक नहीं होता, ये सर्कुलर पाथ एटम के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जितना छोटा एटम उतना ही कम उसके अंदर ये सर्कुलर पाथ। यदि एटम का साइज बड़ा है तो इसके अंदर जो सर्कुलर पाथ है इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, और इन सर्कुलर पाथ को फाइनली नाम दे दिया गया ऑर्बिट्स। इनको फाइनली नाम दे दिया गया ऑर्बिट्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं सेल्स। तो कहने का मतलब अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, यानी एक सिंगल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व न करके अलग अलग सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स या सेल्स। इनको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एक एटम की स्ट्रक्चर बना के। यदि आपका सर्कुलर पाथ, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड ये पहला आपका सर्कुलर पाथ है, इसको हम बोल सकते हैं पहला ऑर्बिट या द फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल। ऐसे ही ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये बात आती है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, क्या इनकी संख्या फिक्स है? हाँ, इनकी संख्या फिक्स है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² के अंदर हम n की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट है। यदि अपने को फाइंड करना है कि n1 ऑर्बिट फर्स्ट या फिर सेल फर्स्ट के अंदर यदि आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो आप n की जगह 1 रख दो। 2 × 1, 1 का स्क्वायर, 2 × 1। तो ऑर्बिट फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 2 रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही n2 में n की वैल्यू 2 रख दो, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32। क्या कहानी यहाँ तक है? नहीं जी। बाद में पता चला ऑर्बिट्स के अंदर और भी कहानी है, और इनके अंदर सब ऑर्बिट पाए जाते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, सब ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं या सब ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो सब ऑर्बिट कितने होते हैं? ध्यान देना स्टूडेंट्स, इनकी संख्या 4 होती है। इनको हम S, P, T और F के नाम से जान सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट्स है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं, उसमें S की जो कैपेसिटी है वो 2 है, P की 6 है, D की 10 है और F की 14 है। अब ये बात आती है, जो हमने अभी ऑर्बिट्स पढ़े हैं या सेल्स पढ़े हैं, इसमें कितने टाइप या कितनी सेल्स पाई जाती, सब सेल्स पाई जाती है। यदि मैं बात करूं पहले ऑर्बिट की, या फिर मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्बिट फर्स्ट को K, सेकंड को L, थर्ड को M या फोर्थ को N। तो आप इसको N1 बोल सकते हो ऑर्बिट फर्स्ट, या फिर K भी बोल सकते हो। तो जो K ऑर्बिट है उसके अंदर कितनी सब सेल्स पाई जाती है या फिर कितने सब ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये ऑर्बिट फर्स्ट है, फर्स्ट पहला ऑर्बिट है, तो इसके अंदर एक ही सब सेल पाई जाएगी जो कि है S। हम बात करते हैं दूसरे ऑर्बिट की या L ऑर्बिट की, इसमें पाई जाएगी S के साथ दूसरी आ जाएगी। ये पहले की बात कर रहा हूँ, दूसरे में ये दोनों आ जाएगी S और P। तीसरे की बात करें तो ये तीनों आ जाएगी S, P और D सब सेल। हम चौथे ऑर्बिट के बारे में बात करें तो इसमें ये चारों सब सेल आ जाएगी S, P और D, S, P, D एंड F। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। तो ये थी नॉर्मल जानकारी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में समझिए। ये सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होते हैं। सबसे छोटा एटम के बारे में बात करूं तो
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, वो उनके पास एक ही ऑर्बिट होगा, कहने का मतलब N1, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये ऑर्बिट। और यदि मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का न्यूक्लियस, और ये पहला ऑर्बिट जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, ये दूसरा ऑर्बिट जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद में थर्ड सेल हम बात करें तो थर्ड में 6 और 2 8, सॉरी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, 8 और 2 10, और लास्ट जो अपना ऑर्बिट है बचा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा अपना एक इलेक्ट्रॉन 2 8 1। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होते हैं सेल्स के अंदर, आई मीन ऑर्बिट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो सब सेल के अंदर कैसे होता है। तो कहने का मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक नया टर्म्स पढ़ेंगे जो कि है वैलेंसी, और ये बहुत ज़रूरी है टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला। यदि आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, इट्स वेरी हार्ड टू मेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टर्म्स वैलेंसी के साथ, वैलेंसी, आयन और केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।